गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो सब। आई होप आप सब अच्छे हो, सब हेल्दी हैं, साथ के साथ आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही है। और इसी के साथ देख लेते हैं कि आज के कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो कि हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन के साथ और उसी के साथ देखेंगे सोल्यूशन। क्लास रहेगी आज की थोड़ी सी अमेजिंग, क्योंकि आज हम करने वाले हैं ज़्यादा कॉन्सेप्ट, और कॉन्सेप्ट जो हैं वो हर एक फील्ड से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। जैसे कि सबसे पहले हम ले लेते हैं इन्वायरमेंट से रिलेटेड। पहले हम देखेंगे कि क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट के बारे में। जो ये प्रोजेक्ट है ये 1975 में स्टार्ट किया गया था। अब इस प्रोजेक्ट ये अभी न्यूज़ में क्यों आया, क्योंकि इस प्रोजेक्ट को हो चुके हैं पूरे के पूरे 50 साल। अब इस प्रोजेक्ट के बारे में हम इन डिटेल पढ़ेंगे कि क्या है क्या नहीं है। साथ के साथ में क्रोकोडाइल की भी डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे कफाला सिस्टम। अब भाई ये जो कफाला सिस्टम है ये क्या सिस्टम है, किससे रिलेट करने वाला सिस्टम है, मुझे सच में लग रहा है क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, क्योंकि अभी ये बहुत ही ज्यादा न्यूज में और बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट चल रही है सिस्टम को लेते हुए। उसके बाद हम पढ़ेंगे हेल्थ सेक्टर से सिकल सेल डिजीज के बारे में। ये जो सिकल सेल डिजीज है, अभी सिकल सेल डे भी सेलिब्रेट किया गया था। कौन सा डे को सेलिब्रेट किया था, ये डिजीज होती क्या है, और अभी इंडिया की तरफ से एक मिशन भी है कि हम 2047 तक सिकल सेल को क्या कर देंगे, इंडिया से एलिमिनेट कर देंगे। तो इसके बारे में भी देखेंगे। और उसके बाद हम फाइनली लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन ज्योग्राफी को लेते हुए थाईलैंड के बारे में पढ़ेंगे। थाईलैंड न्यूज में अभी क्यों आया और थाईलैंड से रिलेटेड कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज है। आराम से देखेंगे इस टॉपिक को। बट सबसे पहले देखिए कि आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है आपके लिए। क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले क्वेश्चन आपके पास आता है पंप एंड डंप स्कीम का। अब मैंने ये टॉपिक पढ़ाया है क्लास में, पहली बात तो ये, बट क्वेश्चन कैसे इससे बन के आ सकता है आप देख सकते हो। क्वेश्चन ऐसे बन के आ सकता है कि कौन सी रेगुलेटरी बॉडी ने अभी रिसेंटली फाइन लगा दिया है। किसके ऊपर फाइन लगाया, इस स्कीम के ऊपर। भाई ऐसी ये स्कीम क्या है कि स्कीम के ऊपर फाइन लगा दिया। तो आपके पास चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में से आपको बताना है कि इस स्कीम के ऊपर फाइन किसने लगाया है। बट मैं आपको फिर से रिपीट में बता देता हूँ कि स्कीम होती क्या है, ठीक है। जल्दी जल्दी मैं बता देता हूँ कि स्कीम क्या है। इतना 10 सेकंड आपके पास है कि आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। अगर मैं पंप एंड डंप स्कीम की बात करूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो कैंडल ट्रेडिंग लगी हुई है, ठीक है। जो जो ट्रेड करते हो उनको पता होगा, जो ट्रेड नहीं करते हो तो उनको भी बता देता हूँ कि ये होती है कैंडल ट्रेडिंग। अब ट्रेडिंग में क्या होते हैं कि आप किसी भी स्टॉक को, किसी भी चीज को क्या करते हो कि कम दामों में खरीद लेते हो। बिल्कुल आसान तरीके से समझाता हूँ। आप किसी भी चीज को बहुत कम दाम में खरीद लेते हो, जब उसका भाव, जब उसका रेट बढ़ जाता है तो आप क्या करते हो, उस चीज को बेच देते हो ताकि आपको क्या हो जाए, प्रॉफिट हो जाए। यही ट्रेडिंग होता है। अब अगर मैं क्वेश्चन में ट्रेडिंग ट्रेडिंग की बात कर रहा हूं तो मुझे बता दीजिए कि इंडिया में कौन सी बॉडी है जो इस स्टॉक मार्केट को, डिजिटल मार्केट को रेगुलेट करती है। वो ही इसका आंसर है, ठीक है। 10 सेकंड अगेन आपके पास, बट ये भी सुनते रहिए साथ के साथ में। इस पंप एंड डंप स्कीम में क्या होता है कि ये इसको आर्टिफिशियली हम दिखाते हैं, हम नहीं दिखाते। जो ट्रेडर्स होते हैं कुछ ऐसे होते हैं, वो क्या दिखाते हैं, आर्टिफिशियली किसी भी चीज का प्राइस दिखाएंगे कि वो क्या हो रहा है, भाई वो तो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। लोग क्या करेंगे, अगर किसी का प्राइस बढ़ता हुआ दिखेगा तो लोग क्या करेंगे कि वो जो जिन्होंने वो स्टॉक खरीदे हुए हैं वो उसको बेचना स्टार्ट कर देंगे। और अगले ही पल क्या होगा कि जैसे ये राइज किया वैसे ये गिर जाता है। ये लोगों को गुमराह करने की एक स्कीम है जो कि बेसिकली बहुत से लोग अपनाते हैं, बहुत से इंडिविजुअल इस चीज को अपनाते हैं, जिसकी वजह से लोग के भारी लॉस भी होते हैं। क्यों, लोगों को दिखाया जाता है कि भाई आपके तो दाम बढ़ रहे हैं स्टॉक के, आप बेच दो, और जैसे ही वो बेचने लगता है अगले ही पल उसके दाम गिर जाते हैं, ठीक है। इससे क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। और यही चीज है जो कि बनाती है क्या, पंप और डंप स्कीम को। और अगर मैं आंसर की बात करूं डिजिटल मार्केट को लेके, ये जो पंप एंड डंप स्कीम को लेके इंडिया की एक ही बॉडी है जो रेगुलेट करती है, वो है एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। सेबी इसका राइट आंसर है, याद रखना इस क्वेश्चन को, एग्जाम में आ सकता है। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है। कल ही मैंने ये टॉपिक बताया आपको कि अब सही से इसका आंसर बता दीजिए कि कुन्नू नेशनल पार्क के बाद अब जो नेक्स्ट स्लॉट चीतास का आ रहा है अफ्रीका से, वो मुझे बता दीजिए कि भाई साहब वो कौन कौन से नेशनल पार्क या कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आ रहा है। चार ऑप्शन आपके सामने है। कल ही हमने चीता के बारे में इन डिटेल सब कुछ पढ़ के हट चुके हैं प्रोजेक्ट चीता के अंदर। अगर आप इसका क्वेश्चन का आंसर सही गेस पर कर रहे हो तो सही है, क्योंकि कल हमने क्या पढ़ा था, गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में पढ़ा था, जो कि कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है, ठीक है। मध्य प्रदेश और राजस्थान के बॉर्डर में है, चंबल रिवर जिससे पास करती है, मैंने कल भी बताया था आपको। इसका राइट आंसर क्या है, गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और इसके लिए मैंने शॉर्ट वीडियो भी बनाई थी, जिसका लिंक मैंने कल की वीडियो के नीचे मेंशन किया हुआ है, जिसमें गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को हर एक चीज में डिटेल में कवर किया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ 40 से 45 सेकंड में। उसके बाद देख लेते हैं आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक और जानते हैं किसके बारे में, क्रोकोडाइल के बारे में। पहली बात तो ये जान लो कि 17 जून को वर्ल्ड क्रोकोडाइल डे क्या किया जाता है, मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। अब वर्ल्ड क्रोकोडाइल डे पे क्या किया कि इन्होंने देखा कि अब 50 साल हो चुके हैं, कि इस चीज को 50 साल हो चुके हैं, क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट को। अब जो ये प्रोजेक्ट है
ये प्रोजेक्ट का मेन एम है कि क्रोकोडाइल को क्या किया जाए, कंजर्व किया जाए। अब इस प्रोजेक्ट का स्टार्ट हुआ था 1975 में। इंडिया के अंदर कहां पे स्टार्ट हुआ था अगर आपको पता हो तो मैं बता देता हूं कि इंडिया के अंदर इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी भीतरकनिका नेशनल पार्क से, जो कि कहां पे सिचुएटेड है, ओडिशा के अंदर। अब ये जो कंजर्वेशन प्रोजेक्ट बनाया गया था कहां से स्टार्ट हुआ था, इस भीतरकनिका नेशनल पार्क से। साथ के साथ में दो बॉडीज और साथ में थी जिन्होंने क्या किया था, जो एक एसोसिएट कर रही थी इस सारे के सारे किसको, प्रोजेक्ट को। सो वो दो बॉडीज थी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, साथ के साथ में एफएओ जो कि है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सो इसकी फुल फॉर्म क्या होगी, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। अब ये सब कुछ करके क्या हुआ, क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट को एक लाया गया। अब ये तो थी न्यूज, आपको ये भी पता लग गया कि इंडिया में जो क्रोकोडाइल कंजर्वेशन है वो कौन से नेशनल पार्क से स्टार्ट हुई थी, क्योंकि भीतरकनिका में अच्छी खासी क्या है, पॉपुलेशन प्रेजेंट है, अच्छी खासी किसकी, एक जनसंख्या प्रेजेंट है क्रोकोडाइल्स की। अब अगर मैं बात करूं क्रोकोडाइल्स की, सो क्रोकोडाइल अपनी फैमिली का सबसे लार्जेस्ट, अब तक का ये क्या है ना, लार्जेस्ट सर्वाइविंग वर्टिब्रेट है। वर्टिब्रेट का मतलब क्या होता है, वो एनिमल जिनकी बैकबोन होती है, क्योंकि इन वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं, जैसे कि वोम हो गया, जेलीफिश हो गया, वो क्या होता है, उनके बॉडी में बैकबोन नहीं होती, ठीक है, उनकी बॉडी सॉफ्ट बॉडी होती है, बट क्रोकोडाइल की तो हार्ड बॉडी होती है। सो क्रोकोडाइल क्या है, एक लार्जेस्ट सर्वाइविंग स्पीसीज है, किसकी स्पीसीज है, वर्टिब्रेट रेप्टाइल की। सो वर्टिब्रेट मतलब इसकी बैकबोन होती है। और इंपॉर्टेंट डे हम कर चुके हैं कि 17 जून को क्या किया जाता है, वर्ल्ड क्रोकोडाइल डे को सेलिब्रेट किया जाता है। अब आगे चल के हम देखते हैं क्रोकोडाइल के बारे में। सो मेनली तो क्रोकोडाइल को क्या होता है कि फ्रेश वाटर में, लेक्स में, रिवर में रहना पसंद होता है, बट कुछ क्रोकोडाइल ऐसे भी होते हैं जो कि सोल्ट वाटर में रहना पसंद करते हैं, ठीक है। सो दोनों टाइप के क्रोकोडाइल होते हैं। और अगर मैं बात कर दूं इंडिया की, सो इंडिया में मेनली 3 टाइप के क्रोकोडाइल प्रेजेंट होते हैं। हम इंडिया में रह रहे हैं, इंडिया का एग्जाम दे रहे हैं, तो इंडिया के रिगार्डिंग आपको पता होना चाहिए। सो पहला क्रोकोडाइल, अगर इंडिया की बात करूं मैं, इंडिया में अलग 3 टाइप के क्रोकोडाइल होते हैं, तीनों टाइप के क्रोकोडाइल पढ़ेंगे, साथ के साथ में देखेंगे इनका आयुसियन स्टेटस क्या है। सो पहला क्रोकोडाइल आता है सोल्ट वाटर या फिर एशुरीज वाला। अब ये जो सोल्ट वाटर क्रोकोडाइल होता है ना, ये बात लिख लो कि ये बहुत बड़ा क्रोकोडाइल होता है। अगर मैं पूरे वर्ल्ड की बात करूँ ना, तो पूरे वर्ल्ड में अगर सबसे बड़ा क्रोकोडाइल होता है ना, वो प्रेजेंट होता है सोल्ट वाटर में। तो सोल्ट वाटर क्रोकोडाइल होते हैं बहुत बड़े, फोटो भी मैं आपको दिखाऊंगा। उसके बाद जो सोल्ट वाटर क्रोकोडाइल है ना, ये इंडिया में प्रेजेंट है, ये मेनली 3 जगह पे पाया जाता है। पहला हो गया भीतरकनिका नेशनल पार्क, दूसरा भीतरकनिका के पास, दूसरा हो जाता है सुंदरबंस, और तीसरा हो जाता है अंडमान एंड निकोबार। सो इंडिया की बात करूं तो ये इन 3 लोकेलिटीज में प्रेजेंट होता है। सब कुछ यहाँ पे मेंशन है, सिर्फ मेरी बात सुनते चलिए। दूसरी बात, अगर मैं इसके आयुसियन स्टेटस की बात करूं, अब इस ये दिखने में कैसा होता है, इसकी स्ट्रेंथ कितनी होती है, ये एग्जाम में नहीं आएगा, पेपर में क्या आ सकता है, आयुसियन स्टेटस। सो आयुसियन स्टेटस इसका है लीस्ट कंसर्न, इसको मत भूलना। शेड्यूल 1 में लाई करता है। और अगर साइट्स की बात करूं, जो कि है कि इसका एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कैसा है, तो ये अपेंडिक्स 1 में लाई करता है, ठीक है। सो ये अगर मैं बोलूं ना, ये 3 चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इससे रिलेटेड, ठीक है। सो सोल्ट वाटर क्रोकोडाइल के बारे में हम सब कुछ कर चुके हैं। टाइम आ गया फोटो देखने का, तो फोटो देख लीजिए। इतने बड़े बड़े विशाल, इंसानों से भी बड़े क्रोकोडाइल होते हैं। कहां पे होते हैं, सोल्ट वाटर में। इंडिया में कहां पे प्रेजेंट है, 3 जगह पे मैं बता चुका हूं। अंडमान या निकोबार में देखने को मिलेंगे, या आपको सुंदरबन में देखने को मिलेंगे, या भीतरकनिका में देखने को मिलेंगे, ठीक है। सो यही 3 लोकेलिटी है। उसके बाद चलते हैं दूसरे टाइप के क्रोकोडाइल के बारे में, अगर आप फोटो अच्छे से देख चुके हो ये वाली। उसके बाद चलते हैं आगे और देखते हैं दूसरे। सो दूसरे होते हैं मगर। मगरमच्छ हम बोलते हैं ना हिंदी में, यहीं से नाम आया था इसका मगर, क्योंकि सबसे ज्यादा यही प्रेजेंट है। मतलब सबसे ज्यादा नहीं मैं बोल सकता, पर अगर इंडिया के हम अंदर आए, ठीक है, तो अंदर की लोकेलिटी, जैसे कि हम बोल सकते हैं कि जो गंगैटिक प्लेन्स होते हैं, जो गंगा की रिवर होती है ना, ये गंगा रिवर होती है, यहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं। अब गंगा रिवर के पास आपको वो वाले क्रोकोडाइल नहीं मिलेंगे सोल्ट वाटर, ये वाले मिलेंगे, ठीक है। सो इनका नाम क्या है, मगर। अब अगर मैं पीछे जाऊं तो साइंटिफिक की नाम करूं तो क्रोकोडाइल फोनस, क्रोकोडाइलस पोरस, ये इसका साइंटिफिक नाम है। याद रखना है रख सकते हो, नहीं रखना नहीं रख सकते, क्योंकि यहाँ पे फोकस नहीं है, यहाँ पे ये मत भूलना बस आप, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बताऊं इसके बारे में, सो ये मगर या फिर मार्स क्रोकोडाइल होता है। इसको रहना पसंद है ज्यादातर, बेसिकली ये रिवर में रहना पसंद है या फिर लेक वगैरह में रहना पसंद है। और ये बता दिया मैंने कि इंडिया में सबसे ज्यादा अराउंड 15 इंडियन स्टेट्स में ये प्रेजेंट है, बहुत ज्यादा प्रेजेंट है। बट अगर मैं इसके आयुसियन स्टेटस की बात करूं, सो ये आ गया अब किस कैटेगरी में, वल्नरेबल कैटेगरी में, ठीक है। सो ये किस में आ गया, वल्नरेबल कैटेगरी में। सो सोल्ट वाटर क्रोकोडाइल कौन से थे, लीस्ट कंसर्न है, पॉपुलेशन अच्छी खासी है, बट ये आगे वल्नरेबल में, शेड्यूल 1 में लाई करते हैं, अपेंडिक्स में भी 1 में लाई करते हैं, ठीक है। सो ये चीज याद रखना। और इसकी अगर फोटो देख चुके हो आप, और
जाते जाते एक वर्ड मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये वर्ड काफी आता है अगर आप पढ़ते हो। इनकी ना ब्रॉड स्नाउट्स होती है, ये जो ब्रॉड स्नाउट्स होती है। अब स्नाउट का मतलब क्या होता है? स्नाउट का मतलब होता है जो इनका मुंह होता है ना, जो इनका नोज होती है। अब इनकी नोज कहाँ पे? यहाँ पे इसकी नोज है, आप देख पाओगे। सो स्नाउट का मतलब होता है जो इसकी नोज और मुंह है ना, ये बहुत ही ज्यादा ब्रॉड हो, बहुत ही ज्यादा चौड़ा हो, तो उसको बोलते हैं। क्योंकि आधे क्रोकोडाइल ऐसे होते हैं जो सामने से ऐसे होते हैं, ठीक है। सो जो ये वाली चीज होती है इसकी, ये बहुत ही ज्यादा ब्रॉड होती है, तो इसलिए इनको बोला जाता है कि ये क्या है, इनका ब्रॉड स्नोथ होता है, राइट। उसके बाद आगे चलते हैं और देखते हैं तीसरे और आखिरी टाइप के क्रोकोडाइल के बारे में जो कि इंडिया में प्रेजेंट होता है, राइट। अब ये जो क्रोकोडाइल है, ये जैसे कि चंबल में आपको देखने को मिल जाएगा, घाघर में देखने को मिल जाएगा। और ये जो क्रोकोडाइल है ना, इसका नाम इसके देखने से ही बना, इसको बोला जाता है घड़ियाल। क्योंकि आगे से क्या होती है, इसकी कोनिकल जैसी शेप होती है, ऐसे कोनिकल टाइप शेप। इसको मछली खाना बहुत ही ज्यादा पसंद है, बट इसमें बहुत फोर्स है। और ये मतलब हमारे लिए भी थ्रेटफुल है ऑब्वियसली, मतलब ये थ्रेटफुल है इन द केस की हम ये नहीं सोच सकते कि इसको मछली खाना पसंद है तो ये हमें कुछ भी नहीं करेगा, ठीक है। बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या थी, इसकी आयुसियन स्टेटस। आयुसियन स्टेटस की अगर मैं बात करूं तो ये किस में आ गया? ये आ गया है अब किसके अंदर? क्रिटिकली इंडेंजर्ड के अंदर। मतलब इसको प्रोटेक्शन की जरूरत है, इसको सच में प्रोटेक्शन की जरूरत है। सोल्ट वाटर वाला कौन सा था? लीस्ट कंसर्न। और मार्शी वाला, मार्शी क्रोकोडाइल कौन सा था? वनरेबल कैटेगरी में था। और ये जो घड़ियाल आ गया, ये आ गया क्रिटिकली इंडेंजर में। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की बात करूं अगर मैं, शेड्यूल 1 में लाई करता है और अपेंडिक्स 1 में लाई करता है अगेन, ठीक है। इसका हैबिटेट क्या है? फ्रेश वाटर में रहना पसंद होता है। कुछ रिवर्स है जैसे कि चंबल होगी, घिरवा होगी, सोन, गंडक होगी, ये यहाँ पे मैंने मेंशन कर दी है, ठीक है। अब इसका स्नोथ जो होगा वो क्या होगा? छोटा स्नोथ होगा इसका, राइट। ये सारी की सारी चीजें ये इसके लिए इंपॉर्टेंट। यहाँ पे हम क्रोकोडाइल का टॉपिक कर चुके हैं खत्म। अब के बाद हमें पता है कि भाई जी क्रोकोडाइल क्या होते हैं, क्रोकोडाइल डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, इंडिया में कौन कौन से टाइप के क्रोकोडाइल प्रेजेंट होते हैं। टॉपिक को खत्म करते करते एक बात भीतरकनिका नेशनल पार्क के बारे में भी जान लीजिए। ये स्टेट ऑफ ओडिशा में प्रेजेंट है और ये सेकंड लार्जेस्ट इकोसिस्टम है किसका? मैंग्रोव्स का। तो याद रखना मैंग्रोव सबसे ज्यादा कहां पे प्रेजेंट है? सुंदरबंस में। दूसरे नंबर पे कौन सा आता है? भीतरकनिका नेशनल पार्क, राइट है। इसके अलावा अगर नेशनल पार्क के बारे में ज्यादा जानना चाहते हो तो शॉर्ट्स वीडियो आप देख सकते हो, क्योंकि डेली नेशनल पार्क में वहां पे वीडियो बनाई जाती है। और भीतरकनिका नेशनल पार्क एक रामसर साइट के अंदर भी ऐड है। इंडिया में टोटल राम साइट्स कितनी है ये भी शॉर्ट्स में प्रेजेंट है। और मैंने बताया है कि अभी कुछ और साइट्स भी है जो रामसर साइट्स में ऐड की गई है। इसका लिंक मैं वीडियो का आपको क्या कर दूंगा? शेयर कर दूंगा, लिंक को जाके देख सकते हो। अब आगे चलते हैं हम किसके ऊपर? कफाला सिस्टम के ऊपर। सो आई होप क्रोकोडाइल आपको समझ आ गया। अब कफाला सिस्टम को समझने से पहले एक छोटी सी बात देख लीजिए कि अभी रिसेंटली न्यूज में क्या आया है कि 49 लोग मर गए हैं कुछ फायरिंग की वजह से। अब कुछ लोग फायरिंग की वजह से मरे हैं, पर उनके मरने की वजह से एक कफाला सिस्टम न्यूज में आ गया और लोग काफी प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि इस कफाला सिस्टम को हटाओ, ये करो, अबॉलिश करो। फायरिंग कहां पे हुई थी? फायरिंग हुई थी कुवैत के अंदर। अब ये कफाला सिस्टम होता क्यों है, क्या होता है कफाला सिस्टम? सो एक छोटा सा एग्जांपल है, उससे समझिए। 1950s की बात है। 1950 में क्या होता था, जो वेस्टर्न एशिया की कंट्रीज होती थी, जैसे कि कंट्रीज लाइक सीरिया, कंट्रीज लाइक इराक, कंट्रीज लाइक कुवैत, ये सारी कंट्रीज क्या होती थी, यहाँ पे कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज थी ज़्यादा, यहाँ पे बिल्डिंग्स बनती थी, यहाँ पे पेट्रोल निकलते थे। तो यहाँ पे एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती थी इतनी ज़्यादा कि इनको लेबर की रिक्वायरमेंट होती थी। तो जब इनको लेबर की रिक्वायरमेंट पड़ी तो 1950 में क्या हुआ, इन्होंने एक कफाला सिस्टम बनाया। अब कफाला सिस्टम क्या है कि वो कफाला सिस्टम किसको रेगुलेट करता है? रेगुलेट करता है और मॉनिटर करता है कि इनको जो माइग्रेट्स आएंगे काम करने के लिए, अब जो लेबर क्लास काम करने के लिए दूसरी कंट्री से इन कंट्रीज में आएंगी, वो कफाला सिस्टम के तहत आएगी। कफाला सिस्टम क्या करता है? एक रिलेशनशिप मेंटेन रखता है उस बंदे की, जो लेबर है, जो माइग्रेंट है, उस बंदे की किसके साथ? जिसके अंडर वो काम करेगा, अपने एम्प्लॉयर के अंडर काम करेगा, ठीक है, उसके साथ। तो ये कफाला सिस्टम बनाया गया कि जो स्पॉन्सर्स होते हैं, मान लो कि एक बंदे ने कल उठ के बोला कि मैं स्पॉन्सर हूं और मैं लेबर्स को लेके आता हूं दूसरे कंट्री से यहाँ पे। सो वो जितनी भी लेबर आएगी वो क्या करेगी? उस बंदे पे डिपेंडेंट होगी, राइट। अब यही है कफाला सिस्टम। और इसमें एक क्रिटिसिज्म आया। क्रिटिसिज्म क्या आया इसमें? क्रिटिसिज्म आया, अब आप समझिए कि ये ए पर्सन है जो कि माइग्रेंट है, ये बी पर्सन है जो कि इसको लेके आ रहा है, और सी हो गया कंट्री, राइट। अब ये जो ए पर्सन है, ये माइग्रेंट अपनी कंट्री को छोड़ के दूसरी कंट्री में काम करने के लिए जा रहा है, ठीक है। अब ये किसके अंडर काम करेगा? इस बी पर्सन के अंडर काम करेगा, क्योंकि ये जो बी पर्सन है ये उस बंदे को स्पॉन्सर कर रहा है, उस बंदे को बोल रहा है कि तू इस कंट्री में आके काम कर, ठीक है। तो उस कंट्री में उस बंदे को कौन लेके आया? इस लेबर को कौन लेके आया?
ये लेके आया। ये क्या है, एक उसका एम्प्लॉयर हो गया या फिर उसका स्पॉन्सर हो गया। अब इस स्पॉन्सर के पास बहुत ज्यादा पावर दे दी इस कफाला सिस्टम ने। क्या 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 पावर दे दी है, पावर क्या क्या दे दी है कि जो ये स्पॉन्सर है, उस स्पॉन्सर की जिम्मेदारी है कि वो बंदा कहाँ पे रहेगा, वो बंदा क्या काम कर रहा है, वो बंदा कितनी पे ले रहा है, वो लेबर क्या कर रहा है, क्या खा रहा है, सब कुछ किसके अंडर आ गया, स्पॉन्सर के अंडर आ गया। मतलब अगर मैं देखूं तो वो जो लेबर हो गया ना, वो क्या हो गया, बहुत ही ज्यादा डिपेंडेंट हो गया। किसके ऊपर डिपेंडेंट हो गया, लेबर। लेबर अपने एम्प्लॉयर पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो गया। यहां तक के कफाला सिस्टम के अंदर बोला गया है कि जो लेबर आई है बाहर से, जो माइग्रेंट बाहर से आए हैं, वो इस कंट्री को छोड़ के अपनी कंट्री में नहीं जा सकते। उसको रिटर्न परमिशन चाहिए, किससे, उस बंदे से चाहिए जिन्होंने उसको बुलाया है। और यहीं पे क्रिटिसिज्म आ गया कि मतलब अगर मानो कि अगर बाहर से कोई लेबर वर्कर आया, आप सिंपल सी बात सुनो, अगर बाहर से कोई लेबर वर्कर आया, वो किसी कंट्री में जाके काम कर रहा है, अब उसको लेके आने वाला जो स्पॉन्सर है, उस स्पॉन्सर के पास बहुत ही ज्यादा क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस बंदे की। बट मानो कि अगर उस बंदे को कल कुछ हो गया या फिर उस बंदे को अपनी कंट्री में वापस जाना है, वो बंदा बोल रहा है कि मुझे अपनी कंट्री में वापस जाना है, तो वो इंसान अपनी कंट्री में तब तक वापस नहीं जा पाएगा जब तक उसका जो स्पॉन्सर होगा वो लिख के नहीं दे देता कि हाँ मैं बोलता हूँ ये दूसरी कंट्री में वापस जा सकता है। सो ये बेसिकली क्या हो गया, एक स्लेवरी वाला मेथड हो गया। इसीलिए लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि कफाला सिस्टम क्या करो, एंड करो। तो आई होप आपको कफाला सिस्टम समझ में आ गया, यही चीज मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। ठीक है, एक बार पॉइंट टू पॉइंट देख लेते हैं कि कफाला सिस्टम क्या है, फिर कोई भी डाउट हो तो मुझे बता देना। राइट, अब कफाला सिस्टम जो कि केएस क्या है, ये है मॉनिटर करने के लिए। किनको मॉनिटर करने के लिए, माइग्रेंट लेबर, वो लेबर जो दूसरी कंट्री से आते हैं यहाँ पे काम करने के लिए। 1950 में इसको स्टार्ट किया गया था, जब बहुत सारी कंट्री से स्टार्ट किया गया था जो कि ईस्ट वेस्ट ऑफ एशिया में प्रेजेंट थी। ठीक है, और ये क्या करता है, मैनेज करता है किसके बीच में रिलेशन। अब अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आया तो कफाला सिस्टम किससे रिलेट करता है, रिलेशनशिप ऑफ एम्प्लॉयर एंड माइग्रेंट वर्कर। राइट, सो एम्प्लॉयर और माइग्रेंट वर्कर की क्या कहता है, रिलेशनशिप। ये पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क इसको याद रखना। उसका मेन गोल क्या था कफाला सिस्टम का, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज इतनी ज्यादा बढ़ गई थी, इसलिए टेम्परेरी बेसिस पे वर्कर्स चाहिए थे, सो वर्कर्स को बाहर से बुलाया गया। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये शॉर्ट में है, इतनी ज्यादा प्रोटेस्ट हो रही है, प्रोटेस्ट क्यों हो रही है, क्योंकि इस सिस्टम में क्या हुआ, एक माइग्रेंट वर्कर जो काम करने के लिए आ रहा है उस कंट्री में, ही नीड्स अ स्पॉन्सर। अब उसको कोई ना कोई स्पॉन्सर चाहिए। ठीक है, लेट अस से कि मुझे कहीं पे काम करने के लिए जाना है, अब मैं कहीं किसी कंट्री में काम करने जाना है, तो मुझे उस कंट्री का स्पॉन्सर चाहिए, और मुझे जो वहां पे बुला रहा है ना, अब उसकी मर्जी है कि जब वो चाहेगा मैं अपनी कंट्री में वापस आऊंगा, मेरी मर्जी नहीं रही। इसीलिए सिस्टम, कफाला सिस्टम क्या हो गया, बहुत ही ज्यादा गलत हो गया। क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, माइग्रेंट वर्कर कैन नॉट एंटर द कंट्री, ट्रांसफर एम्प्लॉयमेंट, ना तो वो अपना काम बदल सकता है, ना ही कंट्री से एंटर कर सकता, ऑब्टेनिंग एक्सप्लिसिट रिटन परमिशन फ्रॉम हिज स्पॉन्सर। इन शॉर्ट, ये कफाला सिस्टम में क्या बन गया है, स्पॉन्सरशिप सिस्टम बन चुका है। राइट, सो यही चीज है, यही न्यूज में था। इन शॉर्ट अगर ये टॉपिक खत्म करते हुए मैं आपको बताऊं कफाला सिस्टम के बारे में, तो ये क्या बन गया, इम्प्रिजनमेंट बन गया उन बंदों की जो बंदे काम करने के लिए जा रहे हैं दूसरी कंट्री के अंदर। राइट, ये है कफाला सिस्टम। कफाला सिस्टम अगर न्यूज में आया तो इसमें से जो क्वेश्चन बन सकता है, वो क्वेश्चन क्या बन सकता है कि कफाला सिस्टम अभी रिसेंटली न्यूज में वो किससे रिलेट करता है। ये कफाला सिस्टम बनता है जो भी माइग्रेंट लेबर्स है उनका क्या रिलेशन है, किसके साथ रिलेशन क्या है, अपने एम्प्लॉयर के साथ क्या रिलेशन है। राइट, सो एम्प्लॉयर का रिलेशन विद माइग्रेंट लेबर्स, यही है कफाला सिस्टम। राइट, और ये बहुत ही ज्यादा क्रिटिसिज्म का इशू बन चुका है, यहीं पे मैंने सब कुछ मेंशन कर दिया है। अब चलते हैं अगले टॉपिक पे और देखते हैं कि सिकल सेल डिजीज क्या होती है। अब ये सिकल सेल डिजीज क्या है, सबसे पहले जान लीजिए कि जो सिकल सेल डे है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है। सेलिब्रेट तो क्या ही करना, ये बीमारी है, बट इस डे को मनाया इसलिए जाता है ताकि लोगों को अवेयर किया जाए इस बीमारी के बारे में, और इस बीमारी को क्या किया जाए, एलिमिनेट किया जाए। इसीलिए एक डे है जो इसके लिए रिकॉग्नाइज कर दिया। वो डे कौन सा है, वो डे है 19 जून। सो 19 जून को देखा जाता है वर्ल्ड सिकल सेल डे। राइट, अब ये बीमारी है क्या, सबको पता है कि बॉडी के अंदर रेड ब्लड सेल्स होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, प्लाज्मा होता है, ये सब कुछ होता है। जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं हमें पता है कि वो राउंड शेप के आसपास होते हैं, ऐसा दिखाया गया है। राइट, अब कोई अगर इंसान हेल्दी है तो उसके रेड ब्लड सेल्स ऐसे होंगे। राइट, अब उसके जो रेड ब्लड सेल्स होंगे वो आर्टरीज और वेन्स में से आराम से मजे से पास कर रहे होंगे, और जो हेमोग्लोबिन होता है जो ब्लड के अंदर ही होता है, जो कि क्या करता है, ऑक्सीजन को ट्रांसफर करता है हमारे एक पार्ट से दूसरे पार्ट में। सो सब मस्त चल रही है, बॉडी एकदम अच्छे से चल रही है।
अगर किसी पर्सन को, अगर कोई पर्सन सफर कर रहा है सिकल सेल इस डिजीज से, सिकल सेल डिजीज से, तो उसके क्या होंगे। अब देखो यहाँ पे वर्ड हुआ सेल और रेड ब्लड सेल्स। आज ये टॉपिक ध्यान से पढ़ लीजिए, आज के बाद आप नहीं भूलोगे कि सिकल सेल क्या होता है क्या नहीं होता, आपको पता लग जाएगा। यहाँ पे लिख दिया एक हेल्दी पर्सन और यहाँ पे मैंने एक लाइन लगा दी, राइट। अगर कोई पर्सन हेल्दी है तो जो उसके रेड ब्लड सेल्स होंगे वो ऐसे दिखेंगे और आराम से पास करेंगे। बट अगर किसी को सिकल सेल डिजीज है तो जो उसके ब्लड सेल्स होंगे ना, ये रेड ब्लड सेल्स होंगे, ये गोल से क्या हो जाएंगे, एक चांद की शेप में हो जाएंगे, क्रिसेंट की शेप में हो जाएंगे और इस तरीके से हो जाएंगे। अब अगर किसी पाइपलाइन में कोई चीज गोल 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 जा रही है तो वो आराम से फ्लो कर रही थी, बट अगर वो क्रिशन शेप के हो गए, अब सारे ब्लड सेल्स क्रिशन शेप के नहीं होंगे, कोई कोई क्रिशन शेप का हो जाएगा, कोई कोई नहीं होगा। और इसकी वजह से क्या होगा, आर्टरीज में एक जगह क्या होगा, ये ऐसे ब्लॉकेज क्रिएट हो जाएगी। मान लो कि कोई दो अलग अलग शेप की चीजें एक पाइप में से फ्लो कर रही हैं, एक शेप अलग है एक शेप अलग है, दोनों अगर अलग अलग शेप की चीजें पाइप में से फ्लो कर रही हैं तो वहां पे क्या आएगी, रुकावट आएगी। और अगर पाइप में से एक ही शेप की चीज फ्लो कर रही है तो वहां पे क्या होगा कि वो चीज आराम से निकल जाएगी, ठीक है। सो ये क्या है, क्रिशन शेप जो है, अगर रेड ब्लड सेल्स आपका ऐसा बन जाए, अगर वो ऐसा बन जाए तो आपको क्या हो गया, आपको हो गया सिकल सेल, ठीक है। सो ये ही है सिकल सेल। सिकल सेल का छोटा छोटा सा मतलब यही है कि जब आपका रेड ब्लड सेल्स क्या हो जाए, एक क्रिशन शेप में बन जाए, एक मून जैसी शेप में बन जाए, और उसकी वजह से क्या हो जाए, जो ब्लड फ्लो हो रहा है ना, उस ब्लड फ्लो में रुकावट हो जाएगी। रुकावट की वजह से क्या होगा, हेमोग्लोबिन की वजह से आपकी बॉडी के पार्ट में ऑक्सीजन भी आराम से नहीं जा पाएगी और आप किसे सफर करने लग जाओगे, अनीमिया से सफर करने लग जाओगे। सो ये सारी डिजीज है। यहाँ पे आपको क्या चीज याद रखनी है, पहली चीज याद रखनी है, वर्ल्ड सिकल डे कब होता है, 19 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। इस बार वर्ल्ड सिकल डे की थीम क्या थी, थीम रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। सो होप थ्रू प्रोग्रेस, हम होप कर सकते हैं कि प्रोग्रेस के थ्रू हम क्या कर लेंगे, एडवांसिंग केयर ग्लोबली, हम इतनी ज्यादा एडवांसिंग केयर ग्लोबली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ताकि हम क्या कर सके, एलिमिनेट कर सके किसको, सिकल सेल को। ये थीम याद रखनी है। अब आपको पता चल गया सिकल सेल क्या होता है। यही चीजें मैंने यहाँ पे मेंशन की हुई है कि कुछ क्लम्स बन जाते हैं रेड ब्लड सेल्स के, इसकी वजह से क्या हो जाती है, ब्लॉकेज क्रिएट हो जाती है, और ये जो क्रीसेंट शेप के सेल्स होते हैं ना, ये स्टक हो जाते हैं और ब्लॉक कर देते हैं किसको, ब्लड वेसल्स को ब्लॉक कर देता है, राइट। अब यहाँ पे एक और चीज जान लेना कि इंडिया की तरफ से इंडिया ने एक मिशन चलाया है, सिकल सेल एलिमिनेशन मिशन, और हमारा एम है कि हम 2047 तक सिकल सेल को क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। एंड ट्रस्ट मी, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इंडिया कब कब कौन से ईयर में सोच रही है कि वो सिकल सेल एनीमिया को क्या, सिकल सेल को क्या कर दे, एलिमिनेट कर दे। तो 2047 इज द राइट आंसर, लास्ट में मैंने मेंशन किया हुआ है, ठीक है। और इसके ऊपर तो यही पॉइंट लिखा हुआ है कि बेसिकली ज्यादातर देखा जाता है कि ये ट्राइबल एरिया के लोगों में ज्यादा बीमारी देखी जाती है, बट नॉन ट्राइबल में भी हो सकती है। ऐसी कोई ये कोई भी बीमारी पार्शियल नहीं होती, तो वो कहीं पे भी हो सकती है, किसी को भी हो सकती है, ठीक है। सो बीमारी को नहीं पता होता कि पार्शियलिटी क्या होती है, राइट, ये ह्यूमंस को ही पता होता है। उसके बाद चलते हैं आगे और अगला टॉपिक पढ़ते हैं, और आज का लास्ट टॉपिक जो कि है थाईलैंड। अब थाईलैंड न्यूज में बना हुआ है, थाईलैंड क्यों न्यूज में है, सेम सेक्स मैरिज की वजह से। सो थाईलैंड ने अप्रूव कर दिया है, क्या अप्रूव कर दिया, थाईलैंड ने लीगलाइज कर दिया है कि आप क्या कर सकते हो, सेम सेक्स मैरिज कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट अगर मैं बताऊं आपको, थोड़े सा टाइम पहले मैंने आपको इराक के बारे में पढ़ाया था, इराक में ये इलीगल है, इराक में ये इलीगल है, बट थाईलैंड ने बोला लीगल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। सो दोनों कंट्रीज का आप याद रखना। थाईलैंड की अगर मैं बात करूं, सो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि रिसेंटली कौन सी कंट्री ने अभी बोल दिया है कि सेम सेक्स मैरिज बिल्कुल ही लीगल है, तो थाईलैंड उसका नाम है, याद रखना। दूसरा क्वेश्चन जो बन के आ सकता है थाईलैंड से, इसकी नेबरिंग कंट्रीज पूछ सकते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो अगर मैं नेबरिंग कंट्रीज की बात करूं, वैसे तो ये साउथ ईस्ट एशिया में प्रेजेंट है, और अगर नेबरिंग कंट्रीज की बात करूं मैं इसकी, सो इसकी नेबरिंग कंट्रीज होती है कंट्रीज लाइक म्यांमार, मलेशिया, थाईलैंड, कैम्बोडिया हो गया, लाओस हो गया। बट याद कैसे रखे इस कंट्रीज को, मैं हमेशा आपको कोई ना कोई नुमोनिक्स देके जाता हूँ, आज भी कोई ना कोई न्यूमेरिक्स देके जाऊंगा। एलसीएम एचसीएफ सब पढ़ते हैं क्लास में, पढ़ा होगा बचपन में। सो यहाँ पे जो इसकी बाउंड्रिंग कंट्रीज है वो क्या है, एलसीएम का स्क्वायर। एलसीएम का स्क्वायर क्या है, इसकी बाउंड्रिंग कंट्रीज है। यार अभी एलसीएम का स्क्वायर क्या हो गया, एल से हो गया लाओस, सी से हो गया कैम्बोडिया, एम से हो गया मलेशिया, क्योंकि एम के ऊपर स्क्वायर लगाया है, हमें दो बार एलसीएम निकालना है।
सो एम से मलेशिया भी हो गया और एम से क्या हो गया, म्यांमार भी हो गया, ठीक है। सो यहाँ से हो चुके हैं हमारी सारी की सारी नेबरिंग कंट्रीज बढ़ चुके हैं, हम किससे, एलसीएम से बढ़ चुके हैं। वाटर बॉडीज की बात करूं, सो वाटर बॉडीज में याद रखना थाईलैंड को इंडियन ओशियन नहीं लगता, ना ही साउथ चाइना सी लगती है। अगर मैं वाटर बॉडी की बात करूं सो गल्फ ऑफ थाईलैंड लगेगा और क्या लगेगी, अंडमान सी लगेगी वाटर बॉडीज की अगर मैं बात करूं, ठीक है। मेजर रिवर की बात करूं, वैसे तो रिवर नहीं इतना ज्यादा डीप में नहीं जाया जाता, यही दो चीजें पूछी जाएंगी, बट फिर भी रिवर मैंने लिख दिया है। इसकी फेमस रिवर है, कौन सी रिवर है, मेकोंग, मेकोंग बहुत ही फेमस रिवर है इसकी, और चाओ परिया इसकी बहुत फेमस रिवर है। अगर यहाँ पे मैं क्लाइमेट की बात करूं तो यहाँ पे कौन सा, ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट देखा जाता है, अच्छी खासी बारिश देखी जाती है। लास्ट में देख लेते हैं मैप को, कहाँ पे है थाईलैंड, देख लीजिए भैया कहाँ पे है थाईलैंड, ठीक है। पहले इस मैप में देखे चलते हैं थाईलैंड को, एलसीएम दोबारा से एलसीएम याद करो, लाउस हो गया, कैम्बोडिया हो गया, मलेशिया हो गया, म्यांमार हो गया, यही कैपिटल कंट्रीज है। बर्मा हो गया, बर्मा किसको बोलते हैं, म्यांमार को पहले बर्मा नाम होता था, ठीक है। सो याद रखना, कंफ्यूज मत होना इस चीज से। अगर यहाँ पे मैप अच्छा नहीं लग रहा तो मैंने दूसरा मैप भी लगा दिया, यहाँ से भी देख सकते हो, साउथ चाइना सी यहाँ पे प्रेजेंट है, और यहाँ पे कौन सा है, गल्फ ऑफ थाईलैंड प्रेजेंट है, आप देख पा रहे हो यहाँ पे गल्फ ऑफ थाईलैंड है। सो यहाँ पे, यहाँ तक गल्फ ऑफ थाईलैंड है, यहाँ से साउथ चाइना सी है, ये अंडमान सी यहाँ पे इसको लगता है, क्योंकि इंडियन ओशन तो रह गया, इसके उधर उधर रह गया इंडियन ओशन, राइट। सो मत भूलना इसकी वाटर बॉडीज को और इसकी बाउंड्री कंट्रीज को, राइट। सो उसके साथ चलते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और क्लास को करते हैं वाइंड अप। सो क्वेश्चन जो आपके होमवर्क के लिए वो ये है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। आपको पता है कि आप इलेक्शन में जाते हो वोटिंग देने के लिए, सॉरी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या करता है, वोटिंग लेता है और आप वोट देने के लिए जाते हो कि कौन सी फेवरेट पार्टी आपकी जीतते हैं, ठीक है। अब आपको पता है कि वहां पे एक ऑप्शन और होता है नोटा का, ठीक है, कि नन ऑफ द अबव, मैं नहीं चाहता कि कोई भी पार्टी जीते, ठीक है। सो अगर नोटा की बात करूं, सो ये प्रोविजन चलाई गई थी किससे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से। अब अगर मैं नोटा की बात करूं तो इस साल के जो अभी इलेक्शन होके हटे हैं, आपको बताना है कि मध्य प्रदेश की कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी में ऐसा हुआ है। भाई मध्य प्रदेश की एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां पे जो सेकंड नंबर पे है ना, जो सबसे ज्यादा वोट लोगों ने डाली है, वो किसको डाली है, नोटा को डाल दिया लोगों ने। तो आपको बताना है इन चार में से कौन सी वो कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां पे क्या किया है, वोट डाली है। कल क्लास स्टार्ट होगी तो मैं कल आपको इसका आंसर बता दूंगा, ठीक है। तो ये आपको होमवर्क है, आपको बताना है कि रिसेंटली जो नोटा है ना, इसके जो ऑप्शन हुआ है ये रनर अप निकला है किसमें, कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ मध्य प्रदेश में, राइट। सो इसी के साथ क्लास को करते हैं खत्म। इसका आंसर देना आप कल, ठीक है। कल दोबारा से इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और बताऊंगा मैं आपको कि कौन सी वो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ठीक है। सो कल दोबारा मिलेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। कल तो संडे, आराम से फ्री रहिए, बट इतना भी फ्री नहीं होना, ठीक है, इतनी भी चिल नहीं करनी, इस क्वेश्चन का आंसर देना। और मंडे को मिलेंगे कुछ और अमेजिंग टॉपिक्स के साथ, तब तक स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।